देखिए, हमने मात्रात्मक विधि के अंतर्गत सममान रेखा मानचित्र बनाना सीखा था, आइसोप्लेट्स। ठीक है, और हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हम एक बेसिक मैप बनाते हैं जिस पे हम वास्तविक आंकड़ों का इस्तेमाल करके और उसके आधार पर अंतर्वेशन विधि के द्वारा सममान रेखाओं की रचना करते हैं। ठीक उसी प्रकार मात्रात्मक विधियों की श्रृंखला में जो दूसरी विधि है वो है वर्णमात्री विधि। ठीक है, और इससे जो मानचित्र बनते हैं वो वर्णमात्री मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, कोरोप्लैथ। ठीक, कोरो का मतलब होता है स्थान और प्लैथ का मतलब होता है माप। ठीक है ना, तो ग्रीक भाषा के शब्द से आया है ये, है ना। तो वर्णमात्री जो शब्द है उसका अंग्रेजी में अनुवाद है कोरोप्लैथ, और कोरो में जो कोरोप्लैथ में जो कोरो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका जो बना है कोरोज से, और कोरोज का मतलब होता है स्थान। अब जब हम यूज करते हैं वर्ड कोरोक्रोमैटिक, तो हम क्या करते हैं, स्थान में रंग दिखाते हैं, है ना। और जब हम बात करते हैं कोरोप्लैथ, इसका मतलब हम भिन्न भिन्न जो स्थानिक इकाइयां हैं, ध्यान रखना स्थानिक इकाइयां बोला है मैंने, स्थान नहीं बोले हैं, जो भिन्न भिन्न स्थानिक इकाइयां हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, उनके अंदर हम विशिष्ट माप के अनुसार छायांकन करते हैं, या यूं कहें कि विशिष्ट माप को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका जो सामान्य अर्थ निकलता है वो निकलता है क्वांटिटी इन एरियाज, क्षेत्रों में मात्रा का प्रदर्शन, क्षेत्रों में मात्रा का प्रदर्शन। तो इससे स्पष्ट पता लगता है ना कि ये मात्रात्मक विधि है। इस प्रकार वर्णमात्री या छायित मानचित्र अर्थात शेडिंग मैप्स में भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा, शेड्स के द्वारा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के शेड्स। यहाँ घनत्व का मतलब आप लिटरल मीनिंग मत लेना, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ शेड्स से मतलब है यहाँ, है ना। जो 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 छाया है उनका घनत्व है, कौन सी छाया जो है वो हमें थोड़ी सी गहरा आभास कराती है। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान में जनसंख्या घनत्व दिखा रहे हो, तो आप जब शेड्स का चुनाव करोगे तो राजस्थान के जिन जिलों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है वहां पर गहरी छाया चुनोगे, गहरे शेड का चुनाव करोगे। ठीक है, ताकि आप वितरण को बेहतरी से प्रदर्शित कर सको, है ना। और सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है उनके लिए सबसे लाइटर शेड चुनोगे, ताकि उस मानचित्र को देखते ही आपको पता लग जाए कि वो मानचित्र जो है, ठीक है, उसमें मात्राओं का वितरण कैसा है। जो भी मात्रा आप दिखा, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया पॉपुलेशन डेंसिटी का, जनसंख्या घनत्व का, है ना, तो उसका वितरण कैसा है ये हमें उस मानचित्र को देखते ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। और यदि छायांकन इस प्रिंसिपल के साथ में नहीं अपनाया गया है तो फिर वो कोरोप्लैथ मैप सही नहीं है। हमें बहुत सारी किताबों के अंदर, है ना, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ किताबें लिखने की होड़ ज्यादा लगी है बजाय कि सही किताब लिखने की। ठीक है, इसलिए बहुत सारी किताबों में ये छाया उल्टी पुल्टी आपको मिलेगी। ये ध्यान रखना कि इसका प्रिंसिपल यही है जो मैंने आपको बताया। अब देखो, हम लोग बात करते हैं कि डेटा का प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो चूंकि प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर सांख्यिकीय आंकड़ों को प्राप्त करना सरल होता है। हमारे पास में जो आंकड़े होते हैं, जैसे सेंसस का एग्जांपल ले लीजिए, तो हमारे पास में जो आंकड़े होते हैं वो सबसे छोटी इकाई, क्षेत्रीय इकाई होती है जिसके आंकड़े हमें उपलब्ध होते हैं, वो है राजस्व ग्राम, रेवेन्यू विलेज। ठीक है, रेवेन्यू विलेज से लेके फिर आगे फिर हम ब्लॉक लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कंट्री लेवल पे हमारे पास में डेटा होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। तो हमारे पास जो डेटा होते हैं वो प्रशासनिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर सांख्यिकीय आंकड़ों को प्राप्त
करना सरल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो जो जितने भी जो हमारे जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, द्वितीयक स्रोत हैं, ठीक है, वो सब हमें ये प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि शोध के अलावा यदि आप कोई रिसर्च देखते हो, कोई रिसर्च आर्टिकल देखते हो, कोई डिसर्टेशन देखते हो, कोई थीसिस देखते हो, उसके अलावा यदि आप सामान्य जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके अंदर यदि आप वर्णमात्री मानचित्र देखोगे तो वो निश्चित रूप से प्रशासनिक सीमाओं के साथ में मेल खाता हुआ होगा। या तो वो राज्यों को संदर्भ में लेकर वितरण दिखाएगा, या वो जनपदों अर्थात जिलों को लेकर, तहसीलों, विकास खंडों, है ना, आदि को आधार मानकर या आदि के अनुरूप डेटा लेकर और उनका प्रदर्शन होगा। ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इन मानचित्रों में घनत्व आदि की भिन्नता को राजनीतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर दर्शाया जाता है। जब हम विश्व मानचित्र पर अलग अलग देशों की जनसंख्या घनत्व को दर्शाते हैं, है ना, उन देशों के क्षेत्रों में, तो ये अलग अलग राजनीतिक इकाइयों के अंदर वितरण हो गया। और यदि हम भारत के अंदर ये अलग अलग राज्यों, जिलों, तहसीलों में दिखाएं तो ये प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर दर्शाया जाने वाला वितरण हो गया। ठीक है। तो ऐसा करने पर वर्णमात्री मानचित्रों में दो प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ठीक है। तो वो दो प्रकार के जो इसमें कुछ दोष भी आ जाते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हम वर्णमात्री मानचित्र बनाते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेशंस का सामना हमें करना पड़ता है। नंबर एक, इन मानचित्रों में भिन्न भिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों को प्रशासनिक सीमाओं के द्वारा एक दूसरे से विभक्त दिखलाया जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे हम यदि राजस्थान के लिए जनसंख्या घनत्व का मानचित्र बनाएंगे अलग अलग जिलों के लिए, तो हम अलग अलग जिलों में अलग अलग छायांकन करेंगे उनकी जो भी डेटा जो हम दिखा रहे हैं उसकी डेंसिटी के आधार पर। ठीक है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक स्थान के लिए कहा कि भाई यहाँ जिले का औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और आपने वो छाया बना दी। लेकिन वास्तव में पूरे जिले में ये वितरण एक जैसा नहीं होता। ठीक है। जहां पर कस्बे होंगे, जहां पर जिला मुख्यालय होगा, वहां जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा होगा, और जो कंट्री साइड है, जो इंटीरियर है, वहां जनसंख्या का घनत्व कम होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इन कोरोप्लैथ मैप्स के अंदर हम इसको अलग अलग प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है। यही कारण है कि कभी कभी ये कृत्रिम सीमाएं एक ही प्रकार के क्षेत्र को कई भागों में बांट देती है, अथवा भिन्न भिन्न घनत्व वाले कई क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रशासनिक क्षेत्र बना देती है ना। दोनों तरह की। कई बार तो ये होता है कि हम देखते हैं कि नजदीक नजदीक के क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक जैसा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो दोनों क्षेत्र वो छोटे छोटे हैं और वो दूसरी बड़ी इकाइयों के अंदर फॉल करते हैं। उन बड़ी इकाइयों का औसत कुछ और है, तो फिर वो भी वैसे ही दिखा दिए जाते हैं। तो उनकी प्रकृति एक होकर भी एक नहीं दिखाई हुई है ना। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये एक बहुत बड़ी कमी है वर्णमात्री मानचित्र। इसके अंदर जैसे आपने मान लो, जैसे कोई एक आपने एक एट्रीब्यूट लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने भारत में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को लेकर और आपने वर्णमात्री मानचित्र बनाया, तो राजस्थान जैसे जिस कैटेगरी में आएगा पूरा छायांकन एक जैसा हो जाएगा। तो राजस्थान के भीतर जो प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं वो हम इसके अंदर इंगित नहीं कर पाए। तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरी सीमा ये है कि वर्णमात्री मानचित्र बनाते समय यह मान लिया जाता है कि किसी प्रशासनिक क्षेत्र में घनत्व की मात्रा सर्वत्र एक समान है, क्योंकि ये नहीं मानेंगे ना तो हम इनको बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है। परंतु ऐसा मानना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ऊपर बतलाया गया है कि एक ही प्रशासनिक क्षेत्र में हमें प्रादेशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम इनका निर्माण करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्पस, कुछ कमियां हैं लेकिन बहुत सारे उद्देश्य हमारे पूरे भी होते हैं। अब देखो,
वर्णमात्री मानचित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक बेस मैप। ठीक है, हमें एक बेस मैप चाहिए, उस क्षेत्र का बेस मैप जिसकी क्षेत्रीय इकाइयों के डेटा हमारे पास में दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको भारत का राज्यवार जनसंख्या घनत्व को दर्शाने वाला वर्णमात्री मानचित्र बनाना है, तो आपके पास में राज्यवार डेटा जनसंख्या घनत्व के होने चाहिए। अब आप क्या करिए, सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में जचा लीजिए। ठीक है, आप दोनों क्रम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेटर होगा कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जचाइए, सबसे ज्यादा घनत्व वाले को सबसे ऊपर रखिए और फिर सारे के सारे राज्यों को व्यवस्थित कर दीजिए। कर दिया आपने। अब देखिए आपके पास में दो चीजें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, डेटा, पूरा डेटा है ना, और एक बेस मैप। मतलब आपके पास में भारत का मानचित्र है जिसमें आपको हमारे सारे के सारे राज्यों की सीमाएं दिखाई हुई है। ये दो चीज उपलब्ध है आपके पास। क्लियर? अब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्लासेस बनाने होती है। मैं आपको लिए चलता हूं आगे, फिर पीछे आएंगे, क्योंकि अब आप अगला स्टेप है कक्षा अंतराल का चुनाव। अब कक्षा अंतराल के चुनाव की बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है ना, मैं आपको पहले सारी विधियां बताता हूं थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि कभी न कभी काम आ सकती हैं, और फिर जो विधि हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर उसकी जिक्र करूंगा। बहुत सरल है। तो देखो, हम कई तरीके से जो पूरे डेटा है ना उनके सेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से सबसे आसान विधि और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली विधि है, वो है प्रसार विधि, रेंज मेथड, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली। इसके अंदर बहुत बहुत आसान है। जैसे अभी आपने देखा कि हम भारत का जनसंख्या घनत्व मानचित्र बना रहे हैं राज्यवार। आप क्या करिए, अधिकतम जो मूल्य है हमारा, है ना, आपने डेटा जचा लिए, तो जो सबसे ऊपर आपका राज्य आ रहा है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, वो मूल्य लीजिए, अधिकतम मूल्य, और उसमें जो सबसे नीचे राज्य आ रहा है न्यूनतम मूल्य वाला, उसको घटा दीजिए। ठीक है, और फिर आप उसमें चाही गई कक्षाओं का भाग दीजिए कि साहब मैं तो इसको 5 कक्षाओं में दिखाना चाहता हूँ, मतलब मैं मेरे मानचित्र पे 5 प्रकार की छाया दिखाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मानचित्र होगा शायद, तो वो दिखाता हूँ आपको, है ना। आ, ये देखिए, है ना, यहाँ पर 5 प्रकार की छायाओं का चुनाव हुआ है। ठीक है, और यहाँ मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि कुछ इलाके होंगे छोटे छोटे, है ना, जहां पर ये डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और उनको ब्लैक कलर से दिखा सकते हैं। हालांकि इस तरह के मानचित्र में यदि हमारा ब्लैक कलर का स्पॉट हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो वो गलत होगा, है ना, वो हमें दिखाई देना चाहिए। फिर देखो ये 500 से 1000 के बीच में, ये देखिए आप, केरल, है ना, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये कश्मीर, नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं है इसमें, सॉरी, वो तो पहाड़ी क्षेत्र है, उसकी जनसंख्या घनत्व तो काफी कम है। ये 4 शेड एक जैसे हैं और यहाँ चारों जगह जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है। और मैं अब न्यूनतम पे लिए चलता हूं आपको, बिलो 100, 100 से भी कम, 100 से भी कम आपको पहाड़ी क्षेत्र मिलेंगे 100%। देखिए JNK, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा भाग तो बहुत दुर्गम है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर ये शायद होना चाहिए, यहाँ पर मैं भूल रहा हूँ, है ना, ये पूर्वोत्तर का एक राज्य, ठीक है, ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है अकॉर्डिंग टू दिस मैप, इस मानचित्र के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह का मानचित्र बन के सामने आता है। कई बार हम इन 5 छायाओं के स्थान पर, जैसे मान लीजिए मैंने नीला रंग चुना,
यहाँ बिल्कुल गहरा नीला कर दिया और यहाँ मैंने उसकी आभा कमजोर करता गया, अर्थात उसके शेड्स को मैं लाइट करता गया। ठीक है, तो कई बार ये टिल्ट जो है, कलर टिल्ट मैप, ये मैं मात्रात्मक विधियों में भी इस्तेमाल करता हूं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि एटलस में जब आप कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हाइट में ब्राउन कलर को बढ़ता हुआ देखते हो और ओशनिक एरियाज में डेप्थ के साथ में ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ती हुई देखते हो, तो वो इसी प्रकार के मैप का ही एक प्रकार है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं कि किस तरह हम क्लासेस का चुनाव करते हैं। ठीक है, उसमें एक मेथड बताया मैंने केवल आपको, और वो मेथड है कि हम क्या करते हैं, प्रसार विधि में अधिकतम में से न्यूनतम मूल्य को घटाकर चाही गई कक्षाओं का भाग दे देते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 कक्षाएं लेना चाहिए और कोई वितरण ऐसा है कि मेरी एक कक्षा में एक भी मेंबर नहीं आ रहा मेरे वितरण का, तो मुझे बदलना पड़ेगा, या तो 4 लेनी पड़ेगी या 6 लेनी पड़ेगी। बस ये चीज मेरे को ध्यान रखनी है ना। कोई भी क्लास ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी आवृत्ति 0 हो। ठीक है, एक चतुर्थक विधि है। चतुर्थक विधि में हम क्या करते हैं कि इसको हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल भागों में बांटकर और उसके बाद हम ये 4 क्लासेस दिखाते हैं। ठीक है, जैसे पूरे वितरण है, जैसे मान लीजिए मेरा न्यूनतम मूल्य या अधिकतम मूल्य, पूरे वितरण को बिल्कुल बीच से जो काटती है ना, बराबर बराबर भागों में, वो तो होती है माध्यिका M, और माध्यिका ही मेरा चतुर्थक 2 होते हैं, है ना। मेरा पहला चतुर्थक वो होता है जो इसके 1/4 हिस्से को बताता है। दूसरा चतुर्थक क्या करता है, वितरण को 2 बराबर भागों में बांटता है, और तीसरा चतुर्थक वितरण को 3/4 और 1/4 भाग में बांटता है। क्लियर? एक ये तरीका हो सकता है। एक है औसत एवं प्रमाप विचलन से कक्षा अंतराल का परिकलन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, एक तो पूरे का पूरा जो डेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास राज्यवार पूरी जनसंख्या घनत्व आ गए, मैं सबसे पहले औसत घनत्व निकालूंगा। औसत घनत्व निकालने के बाद में मैं क्या करूंगा, उस वितरण का स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल लूंगा, प्रमाप विचलन में निकाल लूंगा। तो मैं ऐसे चलूंगा, देखो, प्रमाप विचलन -3 SD से लेकर प्रमाप विचलन -2 SD, है ना। मतलब मैंने क्या किया, सॉरी एवरेज माइनस, है ना, औसत में से मैंने 3 SD घटा दिया, मतलब मैंने मेरा प्रमाप विचलन का जो मान आया उसको 3 से गुणा किया, वो घटा दिया। वहां से लेकर और मैंने औसत में प्रमाप विचलन के 2 गुणा को घटा दिया, पहली रेंज हो गई। फिर इधर ये सेम आ गई और मैंने यहाँ एक बार SD घटाया औसत में से, फिर मैंने यहाँ औसत में से एक बार प्रमाप विचलन घटाया और रेंज को लिया औसत तक। फिर मैंने औसत से लेके एवरेज में एक बार 1 SD जोड़ा, फिर 1 SD से 2 SD जोड़े, फिर 2 SD औसत और 2 SD को आपस में जोड़ के फिर एवरेज +3 SD कर लिया। ऐसे करके भी मैं कक्षाएं निकाल सकता हूं, और फिर जो भी मान इन कक्षाओं को आएंगे उसके हिसाब से हम उनकी आवृत्ति का परिकलन कर लेंगे। एक और विधि है जिसको हम समान प्रसार विधि के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों का संज्ञान रखते हुए वितरणमाला को कक्षाओं में बांटने हेतु वितरण के विभिन्न पद मूल्यों में कक्षा विभाजन हेतु एक निश्चित अंतराल को आधार बना लिया जाता है। जैसे हमने कहा भाई ठीक है, जहां पर भी अंतराल 4 से अधिक आएगा वहीं पे हम कक्षा बांट देंगे, है ना, उसको बोलते हैं समान प्रसार विधि। जैसे देखो, मूल्य है 1, 3, 5, किसी में भी 4 का अंतर नहीं आया ना, लेकिन जैसे ही आया अगला मूल्य, जैसे ही मैंने अगले मूल्य को लिया, अगला मूल्य सीधा आ रहा है 10। देखो 5 के बाद 10, तो 5 और 10 के बीच में तो 4 का अंतर होता है, तो मेरी पहली कक्षा यहाँ खत्म, ऊपर रह गई। ठीक है, फिर देखिए 10, 13, चलो ठीक है, 13 से 23, फिर 4 से ऊपर अंतर आ गया, फिर मेरी दूसरी कक्षा खत्म। तो ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, कक्षाएं बांट लेते हैं। और ये देखो, ये पहले 3 सदस्य ये पहली कक्षा की आवृत्तियां हैं, ये दूसरे 2 सदस्य ये दूसरी कक्षा की आवृत्ति है, ये 2 सदस्य ये तीसरी कक्षा की आवृत्ति है,
ये 2 सदस्य, ये चौथी कक्षा की आवर्ती है और ये अंतिम सदस्य अंतिम कक्षा की आवर्ती है। यहाँ पर टोटल हमारे सामने 1 2 3 4 5 कक्षाएं निकलकर सामने आ गई। ठीक है, और ये हमने उसी के हिसाब से ये आवर्तियां लिख ली 3 2 2 2 1, और इसी के हिसाब से हम छायांकन भी करेंगे। क्योंकि आप यदि मान लीजिए वर्णमात्री मानचित्र सीखना चाहते हैं और आप यदि कक्षा अंतराल नहीं सीखेंगे तो आप ये मानचित्र बना ही नहीं सकते। क्योंकि इस मानचित्र को जब हम बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी पहली आवश्यकता है कि हमें कक्षा अंतराल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया, वर्गों की संख्या निश्चित कर ली कि कितने वर्गों में बांटना है ना। ठीक है, और निश्चित हो जाने के बाद प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित राज्यों में एक जैसी छाया भरेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक वर्ग आया 1000 से ऊपर, तो 1000 से ऊपर में जैसे मान लीजिए मेरे 6 राज्य आएंगे तो मैं उनमें एक जैसी छाया भर दूंगा, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिखाया अभी था। ठीक है, अब देखो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मूल्यों के बढ़ने के साथ साथ छायाओं के भारीपन बढ़ना चाहिए, मतलब डेंसिटी बढ़नी चाहिए छाया की जैसे जैसे मूल्य बढ़ते हैं, जिससे मानचित्र को देखते ही देखने मात्र से ही विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक महत्व समझ में आ जाए। इस प्रकार सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र में सबसे हल्की छाया और सबसे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में सबसे भारी छाया का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। ठीक है, हमें इस प्रिंसिपल का सदैव ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो कोरोप्लेथ निर्माण में जो स्टेप्स हैं वो क्या चलते हैं, सबसे पहले रूपरेखा मानचित्र हम बनाते हैं, फिर इकाइयों के अनुरूप आंकड़े लेते हैं, आंकड़ों को हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद कक्षा अंतराल का चुनाव करते हैं, फिर कक्षा आवृत्तियों का निरूपण करते हैं, फिर हम छाया प्रणाली निर्धारित करते हैं और लास्ट में छायांकन करके कोरोप्लेथ मैप जो है वो बना लेते हैं। यहाँ मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये डेटा है 2001 के इंडिया के डेंसिटी डेटा है और इसमें हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, ठीक है, उन सब को हमने क्या किया, लिस्टिंग कर ली उनकी, है ना, और उनको अवरोही क्रम में जचा लिया। देखिए लगातार डिसेंडिंग ऑर्डर में जचा लिया, मतलब सबसे ज्यादा घनत्व दिल्ली का है तो उसको सबसे ऊपर रखा है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पौंडीचेरी है, फिर पौंडीचेरी के बाद में लक्षद्वीप है, फिर दमन एंड दीव है। ठीक है ना, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, हमने टेबल बना ली। अब हमने क्या किया, इसके लिए कक्षाएं बनाई और हमने 5 क्लासेस इसके लिए चुनी और 5 क्लासेस मेरी है 100 से कम, 100 से 101 से 250, 250 से 500, 501 से 1000 और 1000 से ऊपर। ध्यान रखना मेरी कक्षाएं बराबर अंतराल वाली भी हो सकती हैं, मेरी कक्षाएं वेरिएबल इंटरवल अर्थात भिन्न भिन्न अंतराल वाली भी हो सकती हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल इंटरवल मेथड चुना है। ठीक है, यहाँ पर हमने वेरिएबल इंटरवल मेथड चुना है। देखो यहाँ पर अंतर है 100 का, यहाँ अंतर है न्यूनतम और अधिकतम में 150 का, यहाँ न्यूनतम और अधिकतम में अंतर है 250 का, यहाँ न्यूनतम और अधिकतम में अंतर है 500 का, और ये 1000 से ऊपर ओपन एंडेड है। क्लियर, अब मैंने लिस्ट में देखा कि कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 100 से कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आया, मिजोरम आया, वो मिजोरम था वहां पे, है ना, अंडमान निकोबार आया, सिक्किम आया और जम्मू कश्मीर आया। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, इसी तरह ये देखिए मिजोरम में, है ना, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, और जम्मू कश्मीर में और अंडमान निकोबार में ये छायांकन कर दिया। ठीक है, बिलो 100 वाला मेरे को छायांकन ऐसा चुनना चाहिए जो स्पष्ट रूप से बता दे। ठीक है, यदि मैं इसमें बहुत ज्यादा कम बिंदियां लेता तो शायद वो छायांकन मेरे लिए ज्यादा प्रभावी होता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, यहाँ प्रिंसिपल का वैसे ध्यान रखा गया है, सबसे ज्यादा घनत्व वाले स्थान को सबसे ज्यादा गहरी छाया के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर कक्षाएं बनाएंगे, कक्षाएं बना के हम कक्षाओं की आवृत्तियां जो है वो नोट करेंगे। ठीक है, कि जैसे 101 से लेके 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की श्रेणी में
कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनके लिए सब बात उचित छायांकन का चुनाव करेंगे। उचित छायांकन का चुनाव करके फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 501 से 1000 के बीच वाली छाया है। ठीक है, मैं मेरी टेबल में जाऊंगा और देखूंगा कि 501 से 1000 वाली कैटेगरी में कौन कौन है। कैसा, यूपी, केरल, बिहार, वेस्ट बंगाल। मैं क्या करूंगा, यूपी, बिहार, केरल और वेस्ट बंगाल, मैं इन चारों को यही यही छाया से छायांकित कर दूंगा। क्लियर। तो बहुत इफेक्टिव मेथड है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत हम लोग इसका यूज़ करते आए हैं इस मेथड का। तो ये मेथड हमारे प्रत्येक विद्यार्थी को स्पष्ट रूप से आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में ये टेक्निक हमारी पूरी होती है।